सुनसान जगह पर जहां पर एक पुराना सा बंगला था, उसकी छत पर एक लड़की बेहोशी में पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आसपास कई सारे आदमी खड़े होकर उसे देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया जो उन सबका बॉस था। वो घुटने के बल बैठ गया और जमीन पर पड़ी उस लड़की के गाल सहलाते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस दिन मॉल में इसके साथ एक और लड़की थी जिसकी खूबसूरती की कोई होड़ नहीं। मुझे वो लड़की भी चाहिए। मैं एक साथ इन दोनों को हासिल करना चाहता हूँ। कैसे भी करके उस लड़की को भी ढूंढो और फिर मैं इन दोनों का भक्षण करूंगा। हाय, क्या माल है ये, और खास करके वो लड़की जिसके लंबे भूरे बाल लहरा रहे थे, उसकी झील सी आंखें, उफ, आई वॉन्ट हर। वो आदमी अपनी गंदी नजरों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके बदन की तरफ आकर्षित होता है। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वो इस लड़की के साथ कुछ कर ले, लेकिन उसे इंतजार था उस लड़की का जो इस लड़की से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और हसीन है। लेकिन वो है कहाँ? गुस्से और बेताबी से वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी भींच कर बोला, आज तक आकाश ओबेरॉय ने जिसको भी चाहा है उसे हासिल किया ही है, तो ये दोनों लड़की भी किसी भी कीमत पर मुझे मेरी बाहों में चाहिए। इस लड़की को जल्द से जल्द होश में लाओ और इसी से पूछो कि इसके साथ वाली वो हसीना कहाँ है, वो मुझे चाहिए। इतना कहकर आकाश जमीन पर पड़ी उस लड़की हिमाद्री को देखने लगा। तब उसका एक गार्ड आया। उसने हिमाद्री के मुंह पर एक गिलास भरकर पानी डाल दिया, जिससे हिमाद्री चौंक गई और होश में आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने इस अनजान लोगों को देखकर वो डर के मारे सिकुड़ कर बैठ गई, रोने लगी, घबराने लगी और उन सभी को देखने लगी। तभी आकाश उसके पास आया और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे के बेहद करीब आने लगा। हिमाद्री थर थर कांपने लगी और उसको खुद से दूर करने लगी। तभी आकाश ने उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया और बोला, ए लड़की, कितनी सुंदर है तू, और तुझसे भी ज्यादा तो वो लड़की सुंदर थी। हाय, क्या कमाल की लग रही थी वो। जी चाहता है उसके साथ कुछ कर गुजरूं, उसे हासिल करके धन्य हो जाऊं और तुझे भी हासिल कर लूं। सच बताना, तुम दोनों बहनें हो क्या, या फिर कोई और रिश्ता है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों ही इतनी सुंदर और सुख देने वाली लग रही हो। आकाश की बात सुनकर हिमाद्री को उससे नफरत होने लगी और वो बोली, कितने गंदे इंसान हो तुम कि एक लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हो। छी, तुम्हें तो ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि कुत्ते भी मुंह ना लगाए तुम्हें। हिमाद्री की बात सुनते ही आकाश ने उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचा और गुस्से से बोला, एक बार उस लड़की को भी मिल जाने दे, फिर देख कैसे एक साथ तुम दोनों की बैंड बजाता हूँ, कैसे तुम्हारी हेकड़ी निकालता हूँ। चल अब जल्दी से बता, उस दिन मॉल में तेरे साथ वो कौन थी जिसने ऑरेंज रंग का सलवार सूट पहना हुआ था? उसके लंबे खुले भूरे बाल थे, रंग दुधिया सफेद था। जल्दी बता, वो कहाँ रहती है? हिमाद्री समझ गई कि ये गंदा आदमी श्री के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इन दिनों में हिमाद्री सिर्फ श्री के साथ ही मॉल गई थी, जहां पर श्री ने ऑरेंज कलर के सलवार सूट पहनी हुई थी। जाहिर सी बात है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हिमाद्री अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी और वो इस नीच इंसान को उस प्यारी सी लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगी। हिमाद्री की चुप्पी देखकर आकाश ने उसके बालों को और जोर से खींचा तो हिमाद्री को बहुत दर्द हुआ और वो बोली, मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ रहती है। तुम जैसे गंदे इंसान के हाथ में उसे कभी नहीं लगने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। वो एक पवित्र देवी है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम जैसे घटिया इंसान को उसके आसपास तक नहीं जाने दूंगी। हिमाद्री की बात सुनकर आकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने हिमाद्री के बालों को पकड़कर सीधा उसे दीवार से भिड़ा दिया, जिस वजह से उसके सिर में चोट लग गई और वो घायल होकर दर्द के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन किसी को दया नहीं आ रही थी। तभी आकाश ने अपने गार्ड की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, उसे लेकर आओ। आकाश के इतना कहते ही वो गार्ड तुरंत वहां से चला गया और कुछ देर में एक छोटे से बच्चे को, जो बड़ी मुश्किल से 7-8 साल का होगा, उसे लेकर आया और उसे हिमाद्री के सामने खड़ा कर दिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। ये देखकर हिमाद्री की तो हालत खराब हो गई और वो उस बच्चे के पास जाने लगी। तभी आकाश ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और गुस्से से बोला, अब तू इसे जिंदा देखना चाहती है तो जल्दी से बता, वो लड़की कहाँ है, वरना आज ये बच्चा मारा जाएगा। ये सुनकर हिमाद्री रोते हुए, घबराते हुए बोली, प्लीज मेरे छोटू के साथ कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मार दो लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो।
हिमाद्री को देखकर वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम छोटू था, जो कि हिमाद्री के साथ ही अनाथ आश्रम में रहता था, बुरी तरह से रोने लगा और हिमाद्री की तरफ जाने लगा। लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे खींचकर दूर कर दिया और गुस्से से उसके सिर पर बंदूक घुसाने लगा। ये देखकर हिमाद्री तुरंत बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस बच्चे को कुछ मत कीजिए। वो बहुत छोटा है, अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। प्लीज इसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हिमाद्री की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसके दिमाग में कुछ बहुत भयानक चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाम के 7:30 बज रहे थे और श्रीनिका हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद आखिर में परेशान होकर प्रख्यात को कॉल लगा दिया। प्रख्यात एक मीटिंग में था, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन पर श्री का नाम देखा और कॉल अटेंड करने लगा। तभी सामने बैठे एक बिजनेसमैन ने उससे कुछ सवाल पूछ लिया तो प्रख्यात उससे बात करने लगा। श्री भी कौन सा कम थी, बैक टू बैक प्रख्यात को कॉल करने लगी। अब ये देखकर राणावत जी को गुस्सा आने लगा। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उन्हें काम करते वक्त परेशान करे। उसने अपने मोबाइल पर से ध्यान हटा दिया और मीटिंग लीड करने लगा। श्रीनिका को अजीब सी चिंता होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसे किसी भी कीमत पर प्रख्यात के पास जाना था। श्रीनिका बार बार उसे कॉल करने लगी। तभी कॉल अटेंड हुआ और राणावत जी अपनी सख्त और कठोर आवाज में बोले, आप समझ नहीं रही है कि कोई कॉल नहीं अटेंड कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं बिजी है। बार बार कॉल करके आप खुद को भी और हमें परेशान कर रही है। 10 मिनट ही बाकी है मीटिंग को खत्म होने के लिए, उसके बाद आ रहे हैं हम। इतना कहकर प्रख्यात ने बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। श्री को बुरा तो लगा, लेकिन इस बात का सुकून था कि उसके पति सही सलामत है। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और टीवी देखने लगी। तभी घर का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वो खुश हो गई। उससे अच्छा लगता था जब कोई घर पर आए और उससे मिले, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। सिर्फ रात को ही सुकून मिलता था, पति की वजह से। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी हिमाद्री को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो झट से उसके गले लग गई। हिमाद्री के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन वो झूठ मूठ का मुस्कुरा रही थी और दोनों घर के अंदर आ जाती है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? यह सुनकर श्री ने तुरंत पलट कर देखा। वहीं हिमाद्री ने डर के मारे अपनी मुट्ठी भींच ली और कांपने लगी। श्री उस नौजवान आदमी को देखकर बोली, जी आप कौन और किससे काम है आपको? देखिए मिस्टर राणावत तो घर पर नहीं है अभी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जी मैं मिस्टर राणावत से मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो हिमाद्री का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके साथ आया हूँ। ये सुनकर श्री ने हिमाद्री की तरफ देखा तो वो झूठी मुस्कान लिए बोली, हाँ हाँ दीदी, ये मेरे दोस्त है आकाश ओबेरॉय। श्री हैरानी से बोली, हिमाद्री तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, सब ठीक तो है? श्री की बात सुनकर हिमाद्री अपने मन में दुखी होकर बोली, मैं कितनी बुरी बहन हूँ, अपने स्वार्थ के लिए आपको मुसीबत में डालने आई हूँ। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं क्या करूँ दी, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो ये नीच आदमी छोटू को मार देगा। मुझे यकीन है प्रख्यात भैया हम सबको बचा लेंगे और मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुझे पता है इस हॉल के अंदर कैमरा है, अगर उस कमरे के अंदर इस नीच आदमी की शक्ल आ गई तो प्रख्यात भैया हम सबको जल्दी से ढूंढ लेंगे। ये सोचकर हिमाद्री बोली, सब कुछ ठीक है दी, बस थोड़ी थकी हुई हूँ और अभी तो मुझे आश्रम जाना है और एक बच्चे का जन्मदिन मनाना है। सोचा आपको भी साथ ले चलूं, आपको आना था ना मेरे आश्रम। ये सुनकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, हाँ हाँ जरूर चलूंगी मैं। हिमाद्री, दी मेरे दोस्त को अंदर तो बुला लीजिए, वो कब से दरवाजे पर खड़ा है, अच्छा नहीं लगता। श्रीनिका ने अपना सिर पीट लिया और बोली, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। खैर आइए अंदर। आकाश तो पागल हो चुका था श्री की खूबसूरती देखकर। किस तरह वो बात करती है, किस तरह वो मुस्कुराती है, कितने लंबे बाल हैं जो कमर तक आ रहे हैं, कितना भरा हुआ और गोरा शरीर है उसका, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, रसीले होठ है। सच में आज तो आकाश के मजे ही मजे हैं। दो खूबसूरत लड़कियां उसके हाथ लग गई है, लेकिन उसने श्री के गले में मंगलसूत्र देखा और भरी हुई मांग देखकर उसे काफी हैरानी हुई। इसका मतलब ये लड़की शादीशुदा है, लेकिन आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा और उसका प्लान अब धीरे धीरे कामयाब भी होता नजर आ रहा था। हिमाद्री ने जानबूझकर आकाश को अंदर बुलवाया था ताकि वो हॉल के अंदर आएगा तो उसका चेहरा कैमरे के अंदर कैद हो जाएगा।
जिससे वक्त आने पर अभिमन्यु और प्रख्यात को पता चल जाएगा कि वो दोनों लड़कियां कहां पर गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में मुसीबतें आने वाली थी। आकाश हॉल में आया और सोफे पर बैठ गया। उसकी गंदी नजरें सामने खड़ी श्री पर जा रही थी। वो बेताब हुए जा रहा था इन दोनों लड़कियों को हासिल करने के लिए। तभी श्री उसके लिए पानी लेने चली गई तो हिमाद्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी आकाश ने उसे रोक दिया और अपने पास बुलाकर धीमी आवाज में बोला, चुपचाप मेरे पास में ही बैठी रहो। पता है ना, अगर कोई भी चालाकी की या उसे बताने की कोशिश की तो तुम्हारे उस छोटू भाई को जान से मार दूंगा। उसके टुकड़े टुकड़े तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा। चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर भले ही इस बिल्डिंग में मेरे आदमी नहीं आ सकते, लेकिन बाहर खड़े ही है। 2 मिनट नहीं लगेगी, इशारा किया तो सारे के सारे आदमी घुस जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर, वरना बाहर तेरे छोटू भाई को मार देंगे। इसलिए चुपचाप उस लड़की को बुला और अब हमें चलना है, मैं देर नहीं कर सकता। हिमाद्री डर गई थी। वो तुरंत श्री को आवाज लगाने लगी। श्रीनिका बाहर आई और बोली, क्या हुआ, पानी तो लेकर आओ। नहीं दीदी, देरी हो रही है। फिर क्या है ना, छोटे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, इसलिए हमको जल्दी जाना होगा। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। फिर आपको भी तो वक्त से घर छोड़ना है, वरना प्रख्यात भैया गुस्सा करेंगे। प्रख्यात का जिक्र होते ही श्री को चिंता होने लगी और वो सोचने लगी कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रख्यात घर पर आने ही वाला है। वो ये सब सोचते हुए बोली, लेकिन माफ करना, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उनकी मीटिंग चल रही है और वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, और उन्हें बताए बिना मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे लिए सब कुछ अनजान है, तुम जानती हो, और अगर ऐसे बाहर चली गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। ये सुनकर आकाश ने गुस्से से हिमाद्री की तरफ देखा तो वो बोली, दीदी आप जीजू को मैसेज भेज दो, वो समझ जाएंगे और उनके आने से पहले ही हम वापस लौट आएंगे। काफी देर सोचने के बाद श्री ने एक मैसेज टाइप किया, राणावत जी, मैं हिमाद्री के साथ आश्रम जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी, तो प्लीज आप गुस्सा मत करना। अगर ऐसा हो तो आप भी आश्रम आ जाना। ये मैसेज प्रख्यात को भेज दिया। श्री उन दोनों के साथ घर से निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गई तो उसके गार्ड ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रही है आप मैडम? श्रीनिका, चिंता मत कीजिए, मैं बस हिमाद्री के साथ आश्रम जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। गार्ड, जब तक सर वापस नहीं आ जाते हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये देखकर आकाश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, अरे भाई, आपको इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए। गार्ड कुछ सोचने लगा और उनके साथ चला गया। बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें वो चारों जाकर बैठ गए और वो वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात ने अपना फोन लिया और उस मैसेज को पढ़ा तो गुस्से से बोला, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पर रहिए। इतना कहकर उसने श्री को कॉल लगा दिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए भाग 66। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात ने अपना फोन पे कॉल अटेंड करने लगी तभी आकाश ने अपनी कार बीच रास्ते में रोक दी। ये देखकर उसके बगल में बैठा श्री का गार्ड बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? श्रीनिका भी हैरानी से उसे देखने लगी और हिमाद्री डरने लगी। तभी आकाश ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उसे सीधा गार्ड के सिर पर तान कर बोला, चल गाड़ी से बाहर निकल, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। ये देखकर तो श्री चौंक गई। वहीं उसके गार्ड को गुस्सा आया और वो बोला, अबे तू गया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी मैडम के साथ ये सब करने आया था। श्री ने हैरानी से अपने बगल बैठी हिमाद्री की तरफ देखा तो उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब जाकर श्री को सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वहीं उसका फोन बार बार बज रहा था। प्रख्यात लगातार उसे कॉल कर रहा था। वहीं आगे बैठे आकाश ने गार्ड के सिर पर बंदूक तानी। गार्ड भी मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, वरना सीधा गोली उसकी खोपड़ी में घुस जाती। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और आकाश को धमका भी रहा था, लेकिन उस आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर आया था। आकाश गार्ड पर बंदूक ताने बैठा था। तभी उनकी गाड़ी के आसपास कई आदमी आकर उस गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डरने लगी। आकाश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसके 2 आदमियों ने गार्ड को पकड़कर बाहर निकाल दिया और ये देखकर श्री डर के मारे बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। श्री की मीठी सी और हसीन आवाज सुनकर आकाश ने आह भरी और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे मेरी जान, ये सब कुछ तेरे लिए ही तो किया है।
वरना मैं तो अभी आराम से तेरे बगल बैठी लड़की के साथ आनंद ले रहा होता। लेकिन सोचा तू भी बड़ी कमाल की है, तो क्यों ना दोनों को ही हासिल कर लूं। उस आदमी की गंदी बात सुनकर श्री ने अपना मुंह फेर लिया और गुस्से से बोली, छी, कितने घटिया इंसान हो तुम, जो एक पराई स्त्री के बारे में ऐसा सोचते हो। आकाश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखकर वो दोनों लड़कियां घबराने लगी और दोनों ही गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन गाड़ी अंदर से ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी। वहीं बाहर खड़े श्रीनिका के गार्ड की तो हालत खराब हो गई। वो उन आदमियों के साथ लड़ाई करने लगा और खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन वो इतने सारे आदमियों के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन बार बार उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तब तक वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई और उसकी मैडम उसके हाथ से निकल गई। यानी कि श्रीनिका अब किडनैप हो चुकी थी। न जाने वो घटिया आदमी उन दोनों लड़कियों को कहाँ लेकर गया होगा। वहीं प्रख्यात का दिमाग खराब हो रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने घर के लिए निकल रहा था। पूरे रास्ते उसने श्रीनिका को कॉल किया था, लेकिन वो लड़की कॉल अटेंड ही नहीं कर रही थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसे यही डर था कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चली गई, क्योंकि प्रख्यात को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता है दिल्ली शहर कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इस वक्त घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। उसने गुस्से से अपने मोबाइल को अपनी सीट पर फेंक दिया और अपनी दाढ़ी को मसलते हुए गुस्से से बोला, अगर आप सच में घर से बाहर गई है ना, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं हम आपके ऊपर। प्रख्यात गुस्से में था और अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वही आश्रम के मालिक से अभिमन्यु को पता चला कि हिमाद्री शाम से गायब है, और ये बात जानकर अभिमन्यु को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो भी कब से उसे कॉल लगा रहा था, लेकिन उस लड़की का मोबाइल बंद आ रहा था। अब उसे चिंता होने लगी थी। फिर उसके दिमाग में श्री का ख्याल आया, तो वो तुरंत श्री के घर के लिए निकल गया। शायद हिमाद्री वहां पर हो सकती है। लगभग आधे घंटे बाद ही प्रख्यात अपने घर पहुंच गया। वो गाड़ी से बाहर निकल आया तो उसने आसपास देखा, वहां पर श्री का पर्सनल बॉडीगार्ड भी नहीं था। ये देखकर प्रख्यात को गुस्सा आया। उसने अपने गार्ड को भेजा और पता लगवाया कि वो कहां पर है, तो उसे वो नहीं मिला। ये सब देखकर प्रख्यात को शक होने लगा और उसे एहसास हुआ जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। राणावत जी तेजी से ऊपर चले गए और अपने घर के दरवाजे को खटखटाने लगे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर उसे एक अजीब सा डर लगने लगा कि कहीं उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो बार बार दरवाजे को बजा रहा था। इतने में ही अभिमन्यु भी वहां पर आ गया और प्रख्यात को बाहर खड़ा देखकर बोला, आप यहाँ पर भाई, सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु को इस वक्त वहां पर देखकर प्रख्यात हैरानी से बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? अभिमन्यु चिंता से बोला, भाई हिमाद्री का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो शाम से गायब है, रात हो चुकी है। ऐसे में वो पता नहीं कहाँ है। हमें बहुत डर लग रहा है। हमने सोचा शायद वो भाभी के पास आई होगी, इसलिए हम उससे मिलने आए हैं। प्रख्यात को भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि श्री अपना कॉल अटेंड नहीं कर रही है और थोड़ी देर पहले हमारे पास उसका मैसेज आया था। उसने बताया था कि वो हिमाद्री के साथ आश्रम जा रही है। अभिमन्यु, नहीं भाई, आश्रम में तो वो दोनों है ही नहीं। हम अभी अभी आश्रम से ही लौट रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कहीं इन दोनों के साथ कुछ हो तो नहीं गया? आप जल्दी से दरवाजा खोलिए। प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने जेब से चाबी लेकर घर के दरवाजे को खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उन दोनों ने मिलकर पूरे घर में उन दोनों लड़कियों को ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नहीं थी। अभी को चिंता होने लगी। वो पागल हो रहा था। वहीं प्रख्यात को गुस्सा आ रहा था। उसने श्री को मना किया था कि घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वहीं दूसरी तरफ उस सुनसान इलाके में एक बंगले के ऊपर वाले रूम में, जो कि बहुत ही गंदा हो रखा था, उसमें दो अलग अलग चेयर पर श्री और हिमाद्री को रस्सी से बांधा हुआ था। उनके सामने आकाश खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। आकाश उन दोनों लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से देखने लगा और हिमाद्री से बोला, वैसे तू तो कुंवारी कन्या है ना, या फिर पहले से ही किसी के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है? क्या है ना, कुंवारी लड़की के साथ इश्क लड़ाने के मजे ही कुछ और होते हैं। आकाश की इतनी गंदी बात सुनकर हिमाद्री ने शर्म और नफरत से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन श्री गुस्से से बोली, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। नवरात्रि के पावन अवसर पर तुमने एक लड़की का अपमान किया है। याद रखना, माँ काली तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। श्री की बात सुनकर आकाश गंदी हंसी हंसते हुए बोला, हो मेरी जान, तू नाजुक सी कली है, तू तो मुंह बंद ही रख, वरना अच्छा चल बता,
तेरा करंट स्टेटस क्या है? मतलब तू शादीशुदा लग रही है। इसका मतलब तेरा कुंवारापन तो अब जा चुका होगा तेरे पति की वजह से, या फिर तेरे पति ने अभी तक तुझे छुआ नहीं है। तो आज मैं तुझे छू लेता हूँ और तुझे औरत होने का सुख देता हूँ। उस आदमी की इतनी गंदी और घटिया स्तर की बात सुनकर श्री तो दुखी हो गई। उसकी आंखें भर आई और वो बोली, सच में तुम जैसे घटिया लोगों के कारण ही तो आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है। किस तरह से बात कर रहे हो तुम हम दोनों से? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में माँ और बहन नहीं है? या फिर तुम उनके साथ भी इसी तरह से बात करते हो? उनसे भी उनके कुंवारेपन का सवाल करते हो? तुम्हारी वजह से दुनिया के जितने अच्छे मर्द हैं उन्हें भी इसी कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि तुम उन सब का नाम भी खराब करते हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अपनी घटिया बातों को बंद कर दो और छोड़ दो हम दोनों को, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है तुम्हें बहुत बुरी मौत मरना पड़ेगा। ऐसी मौत भगवान किसी को भी ना दे। श्रीनिका की बात सुनकर तो हिमाद्री की भी आंखें भर आई और वो नफरत से उस आदमी को देखते हुए बोली, इसके साथ तो इतना बुरा होगा कि आसपास की प्रकृति भी कांप उठेगी इसका हश्र देखकर। दीदी, आकाश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उन दोनों पर हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला था। वही अपने बेडरूम में दीवार पर लगी एलसीडी स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया और वो अपनी भयंकर गुस्सेल आवाज में बोला, आकाश ओबरॉय, आई विल किल यू। अभी की आंखों में भी गुस्सा छाने लगा और वो बोला, ये नीच आदमी तो लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और बार बार पुलिस की नजरों से बच जाता है। प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों में बेपनाह नफरत और आग लिए बोला, लेकिन आज इसका न्याय हम करेंगे। आज तो इसे पाताल लोक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अपने बड़े भाई की निगाहों में अभी को बहुत कुछ खतरनाक और तबाही मचाने वाला नजर आ रहा था। मेहता सदन। बेड पर लेटे विराज को देखकर मिस्टर मेहता बोले, काव्या, तुमने पता किया इसका परिवार, इसका ठिकाना कहाँ पर है? इसे कब तक तुम अपने घर पर रखने वाली हो? काव्या गहरी सांस लेकर बोली, पापा, मैंने सब कुछ पता करवाने की कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ से है। अब तो बस एक बार इन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद ये खुद हमें बता देंगे कि इनका नाम क्या है और कहाँ से है। मिस्टर मेहता ने हाँ कहा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाते ही काव्या विराज के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर बेचैनी से बोली, अनजाने अजनबी हो, लेकिन न जाने क्यों आपका दुख मुझे अपना सा लग रहा है। प्लीज होश में आ जाइए। काव्या बेचैनी से उसे देखने लगी। तभी अचानक से विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आकर्षक आवाज में बेचैनी से बोला, इंसान जुदा है लेकिन उनका दर्द आपस में जुड़ा है। कौन हो तुम और ये मैं कहाँ पर हूँ? काव्या तो दंग रह गई और अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत विराज से दूर हो गई और उसके चेहरे को देखते हुए हड़बड़ा गई। वही विराज अपनी काली, गहरी और तेज नजरों से उस लड़की को देखने लगा। अचानक ही दोनों का दिल धक धक करने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 67। रात धक धक करने लगा। न जाने क्यों, लेकिन वो दोनों एक टक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। न जाने क्या हो रहा था उन दोनों को, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी एक सर्वेंट रूम के अंदर आया, जिसकी आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटा और एक दूसरे से नजर हटा ली। सर्वेंट एक प्लेट में खाना लेकर आया और उसे काव्या को देते हुए बोला, ये लीजिए मैडम, इनके लिए खाना, जैसा आपने बनाने के लिए कहा था। काव्या ने प्लेट हाथ में ले ली और विराज के पास आकर हिचकिचाते हुए बोली, खाना खा लीजिए। विराज उसके चेहरे को अपनी तेज नजरों से देखे जा रहा था और बड़ी मुश्किल से बेड पर बैठने लगा। सर्वेंट ने उसकी मदद की और उसे आराम से बेड पर बैठा दिया। विराज काव्या के चेहरे को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, कौन हो आप और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? काव्या ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर विराज को खुद पर गुस्सा आया और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होने लगा। तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया तो दोनों का बदन सियर उठा। तरंग सी दौड़ पड़ी दोनों के तन में। काव्या ने अपना हाथ हटा दिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, प्लीज आराम कीजिए, आपको चोट आई है। कल सुबह आप चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आज की रात यही रुक जाइए। काव्या का यूं बार बार प्लीज बोलना विराज के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसने अपनी नजरें हटा ली और चुपचाप बेड पर बैठा रहा। ये देखकर काव्या ने सुकून की सांस ली,
वहीं दूसरी तरफ उस पुराने बंगले के ऊपर वाले रूम में श्रीनिका और हिमाद्री चेयर पर रस्सी से बंधी हुई बैठी थी। हिमाद्री आज खुद से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत की और बोली, मुझे माफ कर देना दीदी, अपने स्वार्थ के लिए मैंने आपको भी बलि चढ़ा दिया। अब न जाने ये नीच आदमी हमारे साथ क्या करेगा। हिमाद्री की बात सुनकर श्री ने गहरी सांस ली और अपनी मीठी सी आवाज में प्यार से बोली, हिमाद्री, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, और मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे माफी मत मांगो। फिलहाल हिम्मत हारने से अच्छा होगा कि हम दोनों किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाए, वरना वो नीच आदमी आज हम दोनों की इज्जत लूट लेगा। पता नहीं राणावत जी कब तक आएंगे यहाँ, लेकिन हमें खुद से कुछ करना ही होगा। श्रीनिका के ऐसे रूप को देखकर तो हिमाद्री में भी हिम्मत आ गई और वो इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ दीदी, अब जल्दी से यहाँ से भागना होगा। सामने खिड़की दिख रही है, यहीं से भाग जाते हैं। श्रीनिका, लेकिन हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऐसे कैसे भाग पाएंगे। वो दोनों कुछ सोचने लगी थी। रूम का दरवाजा खुला और प्रौढ़ उम्र की महिला उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उसने खाने की प्लेट को उन दोनों की गोद में रखा और उन दोनों के हाथ खोल दिए। श्री और हिमाद्री ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारा किया तो हिमाद्री ने तुरंत उस औरत का हाथ पकड़ लिया और उतने में श्री ने जल्दी से अपने पैरों पर बंधी रस्सी को खोल दिया और तुरंत रूम का दरवाजा बंद करके उस औरत के मुंह पर हाथ रख दिया। इतने में हिमाद्री ने भी अपने पैरों पर बंधी रस्सी को खोल दिया और अब वो दोनों लड़कियां आजाद हो चुकी थी और उन दोनों ने मिलकर उस औरत को बांधकर चेयर पर बैठा दिया और हिमाद्री ने अपने दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। श्री ने गहरी सांस ली और उस औरत को देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन हम दोनों को बचना है, इसलिए आपके साथ ये करना जरूरी था। वो औरत गुस्से से उन दोनों को देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ राणावत जी अपनी पूरी ताकत और बॉडीगार्ड्स की फौज के साथ अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल गए। प्रख्यात तेज स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में तड़प, बेचैनी, डर, गुस्सा, नफरत और आग साफ नजर आ रही थी। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी सही सलामत अपनी बाहों में चाहिए थी। वहीं उसके बगल में बैठा अभी घबरा रहा था। गुस्सा उसे भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं। उन दोनों की कार के पीछे एक और कार आ रही थी जिसमें राणावत जी के 10 से 15 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। प्रख्यात को कम समझना ही आकाश की सबसे बड़ी भूल थी। उसे लग रहा था कि वो शहर से थोड़ी दूर पर एक सुनसान बंगले में छुपकर रहता है और गलत काम करता है, तो इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है और ये सही बात थी। लेकिन वो ये भूल गया था कि प्रख्यात को हर चीज की, हर बात की जानकारी रहती है, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। तो बस प्रख्यात ने कुछ ही पलों में पता लगा लिया था कि वो नीच आदमी इस वक्त कहाँ पर होगा। उसने अपने ग्रुप को दूसरी तरफ भी भेज दिया था क्योंकि प्रख्यात को शक था कि शायद आकाश ओबेरॉय वहां पर हो सकता है और पुराने बंगलों की तरफ वो खुद जा रहा था। अब दोनों में से किसी भी जगह पर आकाश ओबेरॉय हो सकता था, इसलिए प्रख्यात ने अपनी पूरी टीम को काम पर लगा दिया था। प्रख्यात ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और अपने मन में असीम क्रोध से बोला, अगर आपको खरोच भी आई ना तो हम आग लगा देंगे। राणावत जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और कुछ देर बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस पुराने बंगलों के आसपास पहुंच गए। उस बंगले से थोड़ी दूरी पर प्रख्यात और अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने सारे आदमियों को चारों तरफ फैला दिया और उस बंगले को घेर लिया ताकि कोई भी यहाँ से बचकर ना निकल पाए। प्रख्यात अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और अपनी निगाहों से उस बंगले को देखे जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके एक बॉडीगार्ड का कॉल आया था और उसने बताया था कि शहर की दूसरी तरफ आकाश ओबेरॉय नहीं था। इसका मतलब आकाश उसकी पत्नी और हिमाद्री को लेकर यहीं पर आया है और इसका मतलब यही था कि इस बंगले के अंदर प्रख्यात की श्रीनिका मौजूद है, जिसे प्रख्यात को किसी भी कीमत पर हासिल करना है और सही सलामत अपने साथ घर लेकर जाना है। प्रख्यात अपनी खतरनाक और डरावनी नजरों से इस बंगले को देख रहा था। तभी अभिमन्यु चिंतित होकर बोला, अब आगे क्या करना है भैया, जल्दी से बता दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। न जाने वो घटिया आदमी उन दोनों के साथ क्या करना चाहता होगा और वो मासूम सी लड़कियां उससे लड़ भी नहीं पाएगी। प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, धीरे धीरे करके सारे आदमियों को बंगले के अंदर भेज दो और ऐसा जाल फैलाओ कि उसके सारे आदमी हमारे कब्जे में आ जाए और आगे क्या करना है वो हम आपको समझाते हैं। इतना कहकर प्रख्यात अभिमन्यु को और आसपास खड़े अपने सारे बॉडीगार्ड्स को कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर उन सबको काफी हैरानी हो रही थी और वो सोच रहे थे कि उनके बॉस सच में कितने ज्यादा खतरनाक हैं। प्रख्यात के प्लान को सुनकर वो सब अपने काम पर लग गए। प्रख्यात ने अपने कोट को उतारकर गाड़ी में रख दिया और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। बंगले के बाहर कुछ गार्ड्स बंदूक लिए खड़े थे
ये देखकर प्रख्यात बड़ी चालाकी से आगे बढ़ते हुए बंगले के पीछे की तरफ चला गया, जहां पर सिर्फ एक गार्ड था और ऊपर वाले रूम की खिड़की से हिमाद्री और श्रीनिका बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को किसी की खबर नहीं थी। प्रख्यात आगे आया और बड़ी चालाकी से उसने उस गार्ड के मुंह पर हाथ रखकर दूसरे हाथ में पकड़े चाकू से उस गार्ड का गला काट दिया और उसे जमीन पर गिराकर जल्दी से उसकी यूनिफॉर्म पहन ली ताकि वो आसानी से बंगले के अंदर जा सके। गार्ड के कपड़े और कैप पहनकर उसकी बंदूक लेकर राणावत जी इधर उधर देखने लगे। वहीं ऊपर खिड़की के पास खड़ी श्री ने जब नीचे खड़े गार्ड को देखा तो बोली, रुको रुको, अभी वहां नीचे एक गार्ड खड़ा है, इसे यहाँ से जाने दो वरना वो हम दोनों को पकड़ लेगा। हिमाद्री ने भी उस आदमी की तरफ देखा और दोनों लड़कियां चुपचाप खड़ी रही और उस गार्ड को देखती रही। तभी उस गार्ड ने अचानक से खांसी खाई और बोला, उफ़ो, ये खांसी। ये सुनते ही श्री का दिल जोर से धड़कने लगा और वो बेचैनी से उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, ये तो राणावत जी है। हिमाद्री, कैसी बातें कर रही हो दीदी? जीजू यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं। श्रीनिका आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं हिमाद्री, मेरा दिल मेरे पति को पहचानता है और यही राणावत जी है। श्री के इतना कहते ही वो गार्ड बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से अपनी बंदूक को घुमाते हुए सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। ये देखकर हिमाद्री बोली, देख लिया, वो जीजू नहीं थे। अरे जीजू को कौन सा इस तरह बंदूक घुमाना और ऐसी हरकतें करना आता है? वो तो एक बिजनेसमैन है बस। श्री का दिल टूट गया था, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति यही कहीं है। वो दोनों लड़कियां मिलकर खिड़की से बाहर निकलकर एक छपरे पर खड़ी हो गई और नीचे देखकर डरने लगी, क्योंकि अब उन दोनों को कूदना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत करते हुए छलांग लगाकर तुरंत नीचे गिर गई। श्री घुटनों के बल गिर गई और हिमाद्री पीठ के बल गिर गई। दोनों को ही काफी चोट लगी और दर्द भी होने लगा, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से बचकर भागना था। बड़ी मुश्किल से श्री खड़ी हुई। उसने हिमाद्री का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी से वहां से भागने लगी। श्री बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए आगे भाग रही थी, जिस वजह से वो एक मजबूत इंसान के सीने से टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाई और तुरंत जैसे ही जमीन पर गिरने लगी तभी उस मजबूत इंसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सीधा सीने से लगा दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग। देखते हुए आगे भाग रही थी, जिस वजह से वो एक मजबूत इंसान के सीने से टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाई और वो तुरंत जैसे ही जमीन पर गिरने लगी तभी उस मजबूत इंसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सीधा सीने से लगा लिया। श्री की तो हालत खराब हो गई। वहीं हिमाद्री डर के मारे कांपने लगी और उस आदमी को देखने लगी जिसकी बाहों में श्रीनिका थी। श्री का बदन कांप रहा था, सांसें तेज हो रही थी, लेकिन तभी उसे वो महक आई, वो परफ्यूम जो सिर्फ उसके पति लगाते हैं, जिस वजह से उसके बदन से ऐसी महक आती है। श्री का दिल धक धक करने लगा और वो उस आदमी की बाहों से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगी। तभी उस आदमी ने श्री को अपनी गोद में किसी बच्चे की तरह उठा लिया और हिमाद्री का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों को एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी कैप उतार दी और उसका हैंडसम और आकर्षक चेहरा देखकर श्रीनिका भावुक हो गई और तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उस आदमी ने गुस्से से अपना हाथ दिखाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? मना किया था ना, हमारे बिना कहीं मत जाना। श्री सहम गई और वापस अपनी जगह पर खड़ी होकर अपना सिर झुका दिया। हिमाद्री ने अपनी नजरें झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए जीजू, गलती मेरी है। मैंने ही दीदी के साथ धोखा किया और उन्हें अपने साथ ले आई। प्रख्यात ने उन दोनों को गुस्से से देखा और कहा, आप दोनों को अपने किए की सजा हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस नीच और घटिया आदमी को उसकी औकात दिखानी है। इतना कहकर प्रख्यात ने अपनी तेज नजरों से श्री को देखते हुए अभिमन्यु को कॉल किया और दोनों लड़कियों को उसके साथ भेजने लगा। तभी श्री ने अपने पति का हाथ पकड़ा और बेचैनी से बोली, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे, प्लीज। प्रख्यात ने अपना हाथ छुड़ा दिया और गुस्से से बोला, श्रीनिका, गुस्सा नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वजह मत दीजिए और चुपचाप जाइए यहाँ से, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अपने पति के गुस्से को देखकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली। तभी अभी वहां पर आ गया और उसने जैसे ही हिमाद्री को सही सलामत देखा तो वो बावला सा हो गया और उसके पास आकर उसके चेहरे को थामकर बेचैनी से बोला, कहाँ चली गई थी आप? जानती हो क्या हालत हो गई थी हमारी? जानती हो ना आप, जान हो हमारी, आपके बिना हम मर जाएंगे। आज के बाद इस तरह कहीं मत जाना। हिमाद्री भावुक हो गई और दोनों प्रेमी एक दूसरे की आंखों में तड़पते हुए देख रहे थे और उन्हें देखकर श्री भावुक हो रही थी। तभी प्रख्यात अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, ओ हेलो,
दिमाग नाम की कोई चीज होती है या नहीं इस दुनिया में कि ये मेलोड्रामा चल रहा है आप तीनों का? इसे करने का क्या ये सही समय है? एक से बढ़कर एक नमूने भरे हैं हमारी जिंदगी में। और आप मिस्टर न्यू प्रेमी अभिमन्यु, जरा अपनी भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो और जरा थोड़ी सी मेहनत करते हुए इन दोनों मैडमों को यहाँ से लेकर जाओ ताकि हम आगे बढ़कर कुछ करें, वरना पूरी रात यहाँ खड़े रहकर आप तीनों को देखते रहेंगे। प्रख्यात की बात सुनकर वो तीनों झेप गए और अभी उन दोनों का हाथ पकड़कर बोला, भाई हम इन दोनों को लेकर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। प्रख्यात अपनी कैप लगाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, आप इन दोनों का ख्याल रखिए, हम इन सबसे मुलाकात करके आते हैं। अभी ने हाँ कहा और श्री हिमाद्री का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। तभी श्री अपनी बेचैन और तड़प भरी निगाहों से अपने पति को देखने लगी तो प्रख्यात ने उससे अपनी नजरें हटा ली। प्यारी सी श्री उदास हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। अभी बड़ी सावधानी से उन दोनों को बंगले से दूर खड़ी अपनी कार में ले आया और उन दोनों को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात आकाश के गार्ड का वेश धारण करके आसानी से बंगले के अंदर घुस गया और इधर उधर देखते हुए अपनी तेज नजरों से पूरी जगह का इंस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ने लगा। हॉल में कई सारे गार्ड्स थे और बीचों बीच सोफे पर आकाश ओबेरॉय बैठा हुआ था। प्रख्यात ने उसे देखते ही मुट्ठी भींच ली और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। तभी दूसरा गार्ड बोला, सर अब आगे क्या करना है? अपने गार्ड की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, अब बिना शादी के सुहागरात मनाने जा रहा हूँ। जाओ जाकर मेरी दोनों दुल्हनों को मेरे बेड पर बिठा दो, आज मैं उन दोनों का भक्षण करूंगा। आकाश की घटिया बात सुनकर प्रख्यात को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बोला, सर आपका काम मैं कर देता हूँ। प्रख्यात की भारी और दमदार आवाज सुनकर तो आकाश को भी हैरानी हुई कि इतनी मर्दाना और दमदार आवाज वाला ये गार्ड है कौन। वो अपने बगल में देखने लगा। तभी उसके दूसरे गार्ड ने प्रख्यात से कहा, जाओ जाकर उन दोनों लड़कियों को बॉस के रूम में ले जाओ। प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया ऊपर वाले रूम में। इतने में ही प्रख्यात के बॉडीगार्ड्स ने बंगले के चारों तरफ बड़ी चालाकी से बॉम्ब लगा दिए और बंगले से दूर गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। श्री गाड़ी से बाहर निकल आई और तभी उसने अभी के मुंह से सुना कि जैसे ही उनका मैसेज मिले सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। ये सुनते ही श्री डर गई और अभी के पास आकर घबराते हुए बोली, अभी ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता है ना आपके भाई अभी भी बंगले के अंदर है और आप बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हो? अभी ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी आप आराम से बैठ जाइए, भाई को कुछ नहीं होगा, प्लीज आप चिंता मत करो। श्री नहीं मानी तो अभी ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में हिमाद्री के पास बैठा दिया और हिमाद्री से बोला, इनका ख्याल रखो। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपने रूम के दरवाजे पर आया। उसने दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर आकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी शर्ट उतारते हुए इधर उधर उन दोनों लड़कियों को ढूंढते हुए बोला, अरे ओ मेरी दो दासियों, जरा अपने स्वामी के सामने तो आओ और हमें सुख दो। चलो अब एक लड़की मेरी पीठ की मसाज करेगी और दूसरी के साथ तो मैं। इतना कहकर वो अपनी गंदी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी रूम की लाइट्स ऑन हुई और सामने का नजारा देखकर आकाश के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सोफे पर हमारे राणावत जी अपनी टांग पर टांग रखकर बेहद आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी मसलते हुए किसी महाराजा की तरह बैठे हुए थे और अपनी तेज और कुटिल निगाहों से अपने सामने खड़े आकाश को देखे जा रहे थे। प्रख्यात को अपने सामने देखकर आकाश की हवा टाइट हो गई और वो घबराते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? आकाश की हालत देखकर प्रख्यात अफसोस व्यक्त करते हुए बोला, ओह सो सैड, हमने तुम्हारी सुहागरात खराब कर दी। अरे अरे बड़ी दया आ रही है हमें तुम पर, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपनी गलती को सुधारते हुए तुम्हें नर्क लोक भेजते हैं। तुम आराम से नर्क में जाओ और वहां पर यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छे से जो मनाना है वो मनाओ। प्रख्यात की बात सुनकर आकाश डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, ए मिस्टर, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरे बंगले में मेरे 50 से ज्यादा आदमी हैं, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे वो। आकाश की बात सुनकर प्रख्यात बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को कभी दाएं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाते हुए बेहद डरावने तरीके से बोला, ठीक है तो पहले हम तुम्हारी हालत खराब कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। इतना कहकर प्रख्यात तेजी से उस आकाश की तरफ बढ़ने लगा। तभी आकाश डरता हुआ तुरंत रूम के दरवाजे के पास पहुंच गया और रूम के दरवाजे को जैसे ही खोलने लगा तभी प्रख्यात ने पीछे से उसकी कमर पर बुरी तरह से लात मार दी तो आकाश दरवाजे से टकरा गया। उसके सिर पर चोट आ गई, दर्द में तड़पने लगा। तभी प्रख्यात ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे सीधा बगल वाली दीवार से भिड़ा दिया और लगातार 10 से 15 बार दीवार से उसका सिर फोड़ता रहा।
आकाश की हालत खराब हो गई और वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि प्रख्यात ने अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसका सिर लगातार दीवार से फोड़े जा रहा था और बस फोड़े जा रहा था। आकाश तो घायल हो चुका था, बेचारा चिल्ला भी नहीं पा रहा था, चीख भी नहीं पा रहा था। ऊपर से उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी क्योंकि उसका सिर तो फूट ही रहा था। साथ साथ में नीचे से प्रख्यात उसको जगह जगह पर लात भी मार रहा था। कुल मिलाकर आकाश की हालत खराब हो चुकी थी। प्रख्यात ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अब वो चिल्लाने की स्थिति में भी नहीं था, इसलिए अपने खून से लथपथ चेहरे पर डर लिए वो अपने सामने खड़े उस खतरनाक इंसान को देखते हुए बोला, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बिजनेस में भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आता हूँ, फिर क्यों ये सब कर रहे हो तुम? आकाश की ये बात सुनकर प्रख्यात के गुस्से की सीमा नहीं रही। वो उसके पास आया, घुटने के बल बैठकर उसकी ठोड़ी पकड़कर अपने दांत पीसते हुए हद से ज्यादा गुस्से से बोला, अबे नीच आदमी, तू हमारे बिजनेस के बीच में आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरबों की दौलत फेंक देंगे हम, लेकिन तूने हमारे घर की इज्जत पर नजर डाली है। हमारी पत्नी को तू लेकर यहाँ पर आया, उस लड़की को जिसकी आंख में एक आंसू तक हम नहीं देख सकते, और उसके साथ तू ये घटिया हरकत करने वाला था। और तुझे क्या लगता है ऐसी हरकत के लिए हम तुझे जेल भेज देंगे या फिर तुझे छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तेरी इस करतूत के लिए तो तुझे सिर्फ मौत मिलनी चाहिए, और वो भी ऐसी वैसी मौत नहीं, बहुत भयानक मौत। भले ही हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि अब हम अपने आपे से बाहर हैं, और आपे से बाहर इंसान सही गलत नहीं देखता है। प्रख्यात की बात सुनकर उस नीच आदमी की हालत खराब हो गई। वो दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे प्रख्यात की डरावनी निगाहों से डर लग रहा था। प्रख्यात उसे नफरत से देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस नीच आदमी को देखते हुए प्रख्यात ने अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला। ये देखकर आकाश की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे पीछे खिसकने लगा। तभी प्रख्यात ने उसकी छाती पर अपना एक पैर रख दिया और चाकू को देखते हुए गुस्से से बोला, तूने हमारी पत्नी को छुआ होगा ना? भले ही ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाथ तो पकड़ा ही होगा। ये सब कहते हुए प्रख्यात इतना डरावना लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने बेहद गुस्से से वो चाकू लेकर सीधा आकाश के दोनों हाथ काट दिए। एक दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंजती इससे पहले ही प्रख्यात ने अपने पैर को आकाश के मुंह पर रख दिया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज बाहर न जाए। आकाश जमीन पर मछली की तरह तड़पने लगा, रोने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। प्रख्यात को तो जैसे उसके दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो अपने गुस्से और नफरत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। अब प्रख्यात की नजरें आकाश की खूनी सी लाल और रोती हुई नजरों पर पड़ी तो वो एक सनकी इंसान की तरह बोला, तेरी इस निगाहों ने हमारी पत्नी को गंदी नजरों से देखा होगा, है ना? तो इन निगाहों के अस्तित्व की जरूरत भी नहीं है इस दुनिया में। इतना कहते ही प्रख्यात ने बड़ी बेरहमी से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, यानी कि उसकी आंखों में चाकू घुसा दिया। खून के छींटे प्रख्यात के चेहरे पर आ गए, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। आकाश मर चुका था, इतना दर्द काफी था उसकी जान निकालने के लिए। वो बेजान पड़ चुका था और वो जमीन पर पड़ा था एक लाश के रूप में। प्रख्यात उसे नफरत से देखते हुए बोला, तुम जैसे आदमियों की वजह से आज हर लड़की अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। उनके पति, बेटे, पिता, भाई सबके होते हुए भी वो लड़की खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है क्योंकि तुम जैसे दरिंदे उनके आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें गंदी नजरों से देखते रहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम जैसे दरिंदे मौजूद है तो हमारे जैसे भी लोग मौजूद हैं जो तुम्हें ऐसी ही मौत मारते रहेंगे और स्त्रियों की रक्षा करते रहेंगे। आज हम अपनी पत्नी के लिए नहीं लड़े हैं, आज हम हर उस लड़की के लिए लड़े हैं जिसके साथ तूने गलत किया, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद की है। आज हर उस लड़की के साथ इंसाफ हुआ है, न्याय की प्राप्ति हुई है उन्हें, और तुझे तेरे कर्मों का फल मिला है। हम सच्चे दिल से तुझे बद्दुआ देते हैं कि तू मरने के बाद भी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। तेरी आत्मा भी इसी तरह तड़पेगी जिस तरह तेरा शरीर तड़पा था। प्रख्यात ने अपना बदला पूरा कर लिया था। वही बंगले से थोड़ी दूर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी जिनके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सबको अपने बॉस का यानी कि प्रख्यात का इंतजार था। श्रीनिका की हालत खराब हो रही थी। उसे बहुत चिंता हो रही थी अपने पति की, क्योंकि 1 घंटा हो गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। अभिमन्यु इधर से उधर टहल रहा था और बार बार बंगले की तरफ देख रहा था, जहां पर एकदम शांति छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो और उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। श्रीनिका से अब रहा नहीं गया, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर अभिमन्यु के पास में आ गई। तभी अभिमन्यु के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया तो गार्ड ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को दबा दिया
बटन के दबते ही एक जोरदार का धमाका हुआ और वो पूरा बंगलो 1 मिनट के अंदर तबाह हो गया। उसके अंदर मौजूद, उसके आसपास मौजूद सारे लोग मर गए, या यूं कहे बम ब्लास्ट में उनके चिथड़े उड़ गए। अचानक हुए इस ब्लास्ट से श्रीनिका की हालत खराब हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी जमीन पर गिर गई। ये देखकर अभिमन्यु तुरंत उसके पास आया और उसे खड़ा कर दिया। लेकिन तभी श्री बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि बंगलो तो बम से उड़ गया था, लेकिन उसके पति अभी तक नहीं आए थे। कहीं उसके पति को कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी और वो पूरी तरह से रोए जा रही थी। अभी उसे संभालते हुए बार बार बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते उसकी चिंता करना भी लाजमी थी। वो बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी और अभिमन्यु उसे पकड़कर खड़ा था। हिमाद्री भी गाड़ी से बाहर निकल कर आई और श्री को संभालने लगी। श्री रोते हुए आग में झुलस रहे उस बंगले को देखे जा रही थी। तभी उसे एक लंबा सा साया दिखाई दिया जो उनकी तरफ ही आ रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और तभी श्रीनिका को अपने पति सही सलामत दिखाई दिए, जिसे देखते ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और तेजी से भागते हुए अपने पति के पास आकर सीधा उसके सीने से लग गई। प्रख्यात को सही सलामत देखकर सभी ने चैन की सांस ली और श्री रोते हुए उसके सीने में मुंह घुसाकर बोली, राणा बच्ची, आप आ गए। प्रख्यात के दोनों हाथ हवा में थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को साफ करके रुमाल को एक तरफ फेंक दिया और श्री को खुद से दूर करके उसका हाथ पकड़कर भावहीन होकर बोला, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग यहाँ आते ही होंगे, तो अब हमें निकलना चाहिए। इतना कहकर प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वही अपने पति के ऐसे व्यवहार को देखकर श्री दुखी हो गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि प्रख्यात उससे बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ठीक से गले भी नहीं लगाया और उसके सामने भी नहीं देख रहा है। श्रीनिका अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पति को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था। उसने श्रीनिका को पीछे बिठा दिया और उसके बगल में हिमाद्री बैठ गई। राणा बच्ची खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और उसके बगल में अभिमन्यु बैठ गया। उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट की और तुरंत अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। राणा बच्ची चुपचाप अपने सख्त चेहरे के साथ सामने देख रहे थे और ड्राइविंग कर रहे थे। वहीं उनके बगल में बैठा अभिमन्यु बार बार उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी श्रीनिका ने गहरी सांस ली और डरते हुए धीमी आवाज में बोली, राणा बच्ची, आपको पानी पीना है क्या? ये मधुर और मनमोहक आवाज सुनकर राणा बच्ची का तन बदन खिल उठा। आंखों में एक अलग ही चमक आने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर उनकी प्यारी सी पत्नी उदास हो गई और फिर से बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपको पानी पीना है क्या? इस बार प्रख्यात ने स्टेयरिंग को कसकर पकड़ा और भावीन होकर बोला, नहीं पीना, और इतना ही एक्स्ट्रा पानी है तो इसे बाहर फेंक दो, लेकिन कृपया करके हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। इस बार अपने पति का गुस्सा देखकर श्री की आंखें भर आई। उसने अपनी नजरें झुका ली और उदासी से खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अभी माहौल को देखते हुए बोला, अरे भाभी, हमने सुना है कि आप दोनों लड़कियों ने बिना डरे काफी हिम्मत दिखाई थी, और आप दोनों बंगले से बाहर कैसे आई? ये सुनकर प्रख्यात के कान खड़े हो गए और वो मिरर में से अपनी तेज और सख्त नजरों से पीछे बैठी अपनी पत्नी के चेहरे को देखने लगा कि ये दोनों बंगले से बाहर कैसे आई थी। वो जानना चाहता था, लेकिन श्री डर रही थी बताने से। अब डरना लाजमी ही था, क्योंकि वो कैसे अपने पति को बताए। अब वो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदी थी, जिससे उसके घुटनों में चोट भी आई है। अगर प्रख्यात को ये सब पता चला तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा। श्री ने चुप्पी साध ली और ये देखकर हिमाद्री सब बोलने लगी। तभी श्री